शुरू कर दिया था। आप चाहें तो लिंक सर से मांग लीजिएगा। आपने लास्ट क्लास में कहाँ तक किया था, जो लास्ट क्लास थी आपकी? सर मेरे में तो ये टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन और ये सब है तो। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन लास्ट टॉपिक। मैं कल सर खुद अच्छा, से बोल यहाँ रहा से था यहाँ तो। से हाँ हाँ, मैं समझ गया, यहाँ तक आपने किया होगा ये सर फिर मैं कल बेसिकली। खुद से ये कर रहा था ये अच्छा, यहाँ एम्पलीफाई से खत्म। 18 जून जो लास्ट क्लास था बेसिकली आपका, वो हाँ यहाँ जी। से था। स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस सर। लैंगमुइर एडजॉर्प्शन, इसमें एक इक्वेशन दिया था लैंगमुइर ने। ठीक है, ये वाला। और उसके बाद ना इस पे ग्राफ बनाए थे, लाइक फ्रेडलिक्स वाला ग्राफ। वेट अ मिनट। ये फिर ये ग्राफ आया था, फिर मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे ग्राफ पे बेस्ड, तो ये ग्राफ हो गया। ठीक है। और उसके बाद कैटालाइसिस शुरू किया था हम लोगों ने। लैंगमुइर, उसके बाद कैटालाइसिस शुरू किया था हम लोगों ने। तो नेगेटिव कैटलिस्ट, ऑटो कैटलिस्ट, देन पॉइजन्स, इनहिबिटर्स, प्रोमोटर्स, हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस विच इज़ वेरी इजी। हेट्रोजीनियस कैटालाइजर्स क्या होते हैं बेसिकली? जिस जिस भी कैटालाइसिस में आपका रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का सेम फेज हो उसको होमोजीनियस कहते हैं, फिजिकल स्टेट। और जिसमें आपका डिफरेंट हो उसको हेट्रोजीनियस कह देते हैं, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद एडजॉर्प्शन ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस का मैकेनिज्म देखा था हमने। एक्टिविटी, सिलेक्टिविटी, शेप ऑफ सिलेक्टिविटी। फिर जियोलाइट्स का जो होता है वो बेसिकली शेप ऑफ सिलेक्टिविटी के लिए बेस्ड होता है। एंजाइम कैटालाइसिस एंड देन मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस तक किया था हम लोगों ने, है ना सक्षम? यस सर। तो ये चैप्टर छोटा सा है और वो काफ़ी आसान है, थ्योरेटिकल है पूरा। ठीक है, तो बेसिकली कैटालाइसिस में हम लोग शेप सिलेक्टिविटी और मैकेनिज्म ऑफ कैटालाइसिस तक किया था। और मैंने एक पेज भी शेयर किया था आप लोगों के लिए लास्ट क्लास में, अगर याद हो तो। ठीक है, वो आपने डायग्राम बनाया था सक्षम? सर वो लॉक वाला। नहीं नहीं, हाँ लॉक वाला, लॉक एंड की। ठीक है, आप लोग एनसीईआरटी में एक डायग्राम देखेंगे, मैं उसको दूसरे तरीके से बना रहा हूँ। ठीक है। एनसीईआरटी में डायग्राम कुछ ऐसा था। एक मिनट रुक जाइएगा, स्क्रीन विजिबल हो रहा? यस सर। क्या मतलब ये वही जो मैंने अभी खोला था वो वाला विजिबल हो रहा, या फिर व्हाट्सएप चल रहा है? सर थर्ड पॉइंट खुला हुआ है, द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ओके आर ओके। ओके, देखो नहीं, ओके, थैंक यू। ओके, तो चलिए, एक एनसीईआरटी में लॉक एंड की का एंजाइम और रिएक्टेंट और एंजाइम में एक डायग्राम दे रखा था। मैं अपने तरीके से बताता हूँ एक्चुअल में होता क्या है वो, और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे सपोज कि रिएक्टेंट का रिएक्टेंट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स ऐसे दे रखा है। ठीक है, ये अलग तरीके से एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। और यहाँ पे आपके पास दे रखा है ऐसे, ये आपका एंजाइम है। क्या है ये? एंजाइम्स है। एंजाइम्स है, ये दोनों मिलता है। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, ये दोनों कंबाइन होके बेसिकली अब आप देखेंगे ये आपका रिएक्टेंट है।
ठीक है, और ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेम कलर से बना सकते हैं, मैं डिफरेंट कलर से बना रहा हूँ ताकि पता चले। तो इसमें लॉक एंड की तरह दिख रहा है कि नहीं ये आप लोगों को? तो रिएक्टेंट और एंजाइम कुछ ऐसे लॉक एंड की तरह लॉक हो जाते हैं। ओफो, दिस इज द बिग प्रॉब्लम। तो ये हो जाएगा आपका एंजाइम्स लॉक हो गए। यहाँ पे एंजाइम्स लिख लीजिएगा। ठीक है, और ये दोनों मिलने के बाद एक रिएक्टेंट मतलब प्रोडक्ट ऐसे कुछ बनता है कि प्रोडक्ट P1 बन गया, प्रोडक्ट P2 बन गया, जितना भी प्रोडक्ट बनना था, और आपका एंजाइम जो है वो जैसे स्टार्टिंग में था वैसे ही अलग हो जाएगा। एंजाइम्स, एंजाइम से ही। ठीक है, तो रिएक्टेंट प्लस एंजाइम जो है फर्स्ट में क्या हो जाएगा आपका RE कॉम्प्लेक्स बना लेता है, RE कॉम्प्लेक्स, और फिर दूसरे बार में क्या हो जाएगा ये P1 प्लस P2, मतलब प्रोडक्ट बन गया अपना और एंजाइम फिर बाहर निकल जाता है। ठीक है, पहला जो प्रोसेस होता है, ठीक है, पहला स्टेप जो होता है स्लो होता है और रिवर्सिबल होता है, स्लो एंड रिवर्सिबल, और दूसरा जो होता है फास्ट एंड इरिवर्सिबल होता है। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, स्लो एंड रिवर्सिबल एंड फास्ट एंड इरिवर्सिबल। नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग अमीन्स करेंगे पहले, एंड देन वी विल डू एल्डिहाइड, और दिव्यम आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रहेगा तो उससे भी कर लेंगे। तो मेरा एफ ब्लॉक भी रह गया। हाँ, एफ ब्लॉक भी हो जाएगा, एफ ब्लॉक और छोटा चैप्टर है वो, तो मतलब एक क्लास में हो जाएगा। हो गया। Yes, sir. दिव्यम अभिनव। यस सर। चलिए। अब देखिए अपने पास क्या आ जाता है। सिंपल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम देखेंगे तो काफी हाईली एफिशिएंट होता है ये, तो टॉपिक डालिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम कैटालिसिस। तो यहाँ पे देख लेंगे हम सबसे पहले ये हाईली एफिशिएंट होता है। दूसरा देखेंगे हम तो ये आपका हाईली स्पेसिफिक होता है। ये सारे इसके प्रॉपर्टीज हैं। थर्ड देखेंगे हम लोग हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच, हाईली एक्टिव होता है अंडर ऑप्टिमम पीएच विच इज 5 to 7, 5 to 7 में काफी ज्यादा एक्टिव होता है। उसके बाद बात कर लेंगे हम फोर्थ पॉइंट की, तो ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, तो यहाँ लिख देंगे हाईली एक्टिव एक्टिव अंडर
optimum temperature which is 298 to 310 केल्विन, इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिएगा ऑप्टिमम पीएच क्या होता है, तो ऑप्टिमम पीएच आपका 5 to 7 होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके क्या हो जाते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं। ठीक है, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग एक्टिविटी बाय एक्टिवेटर्स। एक्टिवेटर डाल के इसको और एक्टिव बना सकते हैं एक्टिवेटर्स। ठीक है, एंड को एंजाइम्स। अब यहाँ पे एक्टिवेटर की तरह कौन एक्ट करता है, तो इसके बारे में भी लिख सकते हैं कि ये जो मेटल आयंस होते हैं, मेटल आयंस which is Na plus Mn plus 2 etc is acts as activator। एंड को एंजाइम्स की बात करते हैं तो बेसिकली ये आपका विटामिन वगैरह होते हैं। और एक और लास्ट पॉइंट लिख देंगे इसके बारे में, इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, 4, 5 और ये 6 पॉइंट लिख लेंगे। इनहिबिटर्स एंड पॉइजन्स डिक्रीजेस एक्टिविटी। पॉइजन्स और इनहिबिटर्स जो होते हैं उसका एक्टिविटी डिक्रीज कर देते हैं। पॉइजन्स सच एज ड्रग्स वगैरह जो होता है आपका, ड्राइज लिख दिया मैं, ड्रग्स। इसे लिख लीजिएगा। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये जो आपका कैटालाइसिस है, आई थिंक ये आपके बोर्ड में नहीं आ रहा है, तो जब भी आप बोर्ड के लिए पढ़िएगा तो इनको स्किप कर देना ज़्यादा बेटर होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो कैटालाइसिस यहाँ कंप्लीट होता है, तो मुझे अभी याद आया कि इमल्सन नहीं आ रहा है, टाइप ऑफ इमल्सन, कैटालाइसिस नहीं आ रहा, होमोजीनियस हेटेरोजीनियस जो लास्ट लेक्चर में हुआ था, बट नीट और जेई में आएगा ही आएगा आप लोगों के। सेलेक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटालाइसिस, एंजाइम कैटालाइसिस, ये सारी चीजें नहीं आ रहा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो अभी आज शुरू होने वाला है कोलॉइड्स, वो आएगा ही आएगा। हो जाए तो बताइएगा। डन सर। डन एवरीवन। डन सर। डन। वेरी गुड। थैंक यू। चलिए, अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि कोलॉइड्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर टुडे एंड फॉर दिस चैप्टर, उसको शुरू करते हैं हम। अब कोलॉइड्स में काफी कुछ बात होता है, इसका प्यूरिफिकेशन, एक्चुअल में कोलॉइड क्या होता है, तो 2-3 चीजें आप लोगों को पता होगा जो क्लास 9th वगैरह में पढ़ा होगा आप लोगों ने, सस्पेंशन, कोलॉइड्स, ट्रू सॉल्यूशन। तो ये बेसिकली इन तीनों में डिफरेंस जो होता है ना, वो साइज को देख के होता है। ठीक है, जनरली किस पे होता है, साइज को देख के होता है। तो सबसे पहले हम कोलॉइड्स को डिफाइन करते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कोलॉइड्स आर heterogeneous colloids are heterogeneous system in which one substance बेसिकली हम एक डीपी टर्म यूज करते हैं, डिस्पर्स्ड फेज। वन सब्सटेंस डीपी विच इज डिस्पर्स्ड फेज is dispersed as very fine particle in another substance
जिस सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज हो गया डीएम। ये होता है डिस्पर्स्ड मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम। डीएम अगर लिखूंगा तो समझ जाइएगा डिस्पर्सन मीडियम। डीपी का मतलब डिस्पर्स्ड फेज। तो बेसिकली एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में मिक्स होता है, ठीक है। तो डिस्पर्स्ड बोलते हैं उसको, जिसको क्या कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। और दूसरे सब्सटेंस जो होता है वो डीएम होता है, डिस्पर्स्ड मीडियम में, डिस्पर्सन मीडियम में उसको मिक्स करते हैं, जो कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनता है, उसको कोलॉइड कहते हैं। लेकिन कोलॉइड होने के लिए मैंने क्या बताया था कि साइज पे डिपेंड करता है। तो तीन टाइप का यहाँ सॉल्यूशन आता है, एक होता है आपका ट्रू सॉल्यूशन होता है, एक आ जाता है आपका कोलॉइड्स होता है, और एक होता है आपका सस्पेंशन, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेंगे कि बेसिकली जो पार्टिकल साइज पे हम इसमें डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये रहा आपके पास पार्टिकल साइज, ये लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, ये 1 to 1000 नैनोमीटर होता है, और ये ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होता है। ठीक है। तो जो भी पार्टिकल होगा अगर 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा तो वो आपका क्या होगा, कोलॉइड्स होंगे, सिंपल सी बात है। अब कोलॉइड का क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन के बाद अपने पास क्या आ जाएगा, प्यूरिफिकेशन वगैरह आ जाएगा, बहुत आसान है। डन। डन एवरीवन? यस सर। दिव्यम? यस सर। ओके। चलिए, अब यहाँ टॉपिक डाल लीजिएगा छोटा सा, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। अब ये जो क्लासिफिकेशन भी होता है ना, वो बेस पे होता है कि किस बेस पे आप क्लासिफाई कर रहे हैं। तो इसको तीन बेस पे यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट। फिर दूसरा जो है ना आपका, वो इंटरेक्शन के बेस पे किया गया है, तो यहाँ लिख देंगे बेस्ड ऑन नेचर ऑफ based on nature of interaction between dp and dm। और थर्ड पॉइंट जो है वो है आपका बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ डीपी, कि किस टाइप का पार्टिकल है। तो बेसिकली सबसे पहले हम पहला ये क्लासिफिकेशन करेंगे बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। अब फिजिकल स्टेट में हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, पहले ये लिख लीजिए, बता दीजिए, फिर मैं स्लाइड डाउन करके उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे कैसे होगा। हो जाए तो भी सबका हो जाए, बताते जाइए। ओके, वेटिंग फॉर यू अभिनव। वेरी गुड। तो मैंने जैसे बताया, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट की जब बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, एक डीपी जिस डिस्पर्स्ड फेज है, दिस इज डिस्पर्स्ड फेज, ये हो गया आपका डिस्पर्स्ड फेज, ये हो गया आपका डीएम, डिस्पर्स्ड मीडियम में लगा रहे हैं, और यहाँ पे बन रहा है कोलॉइड। ठीक है। और इसके कुछ एग्जांपल्स भी लिख देंगे हम लोग साथ साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो मैं ये लिखूंगा कि अगर सॉलिड, एस फॉर सॉलिड, अगर आपका सॉलिड से मिलता है, तो यहाँ पे जो कोलॉइड बनता है उसको हम लिखते हैं सॉलिड सॉल। क्या लिखते हैं, सॉलिड सॉल। यहाँ पे अब हम क्या ले लेंगे, सॉलिड के साथ लिक्विड ले लेंगे, तो यहाँ सॉल बन जाएगा, ठीक है। सॉलिड के साथ गैस ले लिया आपने तो एरोसोल बन जाएगा, एरोसोल। सबका एग्जांपल लेंगे और क्लियर हो जाएगा। सॉलिड खत्म हो गया, अब लिक्विड ले लीजिए, लिक्विड के साथ सॉलिड ले लिया आपने, ठीक है। डिस्पर्स्ड फेज में लिक्विड लिया और डिस्पर्स्ड मीडियम में आपने सॉलिड लिया, तो यहाँ जेल बन जाएगा, ठीक है। लिक्विड लिक्विड अगर आपने मिला दिया तो यहाँ पे आपका इमल्सन बन जाएगा, और ये इमल्सन बोर्ड में नहीं आ रहा लेकिन जेई और नीट में आएगा। फिर लिक्विड के साथ अगर आपने गैस ले लिया तो फिर से ये एरोसोल बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे गैस के साथ सॉलिड ले लिया आपने तो ये हो जाएगा सॉलिड सॉल।
और यहाँ पे गैस के साथ लिक्विड ले लिया तो ये हो जाएगा फोम। क्या बन जाएगा? फॉर्म बन जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल की जैसे कि मैंने बात किया, तो सॉलिड सॉल्ट का एग्जाम्पल जो है वो ले लीजिएगा सम कलर्ड गैस या जेमस्टोन ले लीजिए, जेमस्टोन। एनसीईआरटी में दे रखा है इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स। सॉल की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पेंट वगैरह आ जाएगा, सेल्फ फ्लूइड्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम एरोसोल का, तो ये स्मोक हो जाएगा, डस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जेल की बात करेंगे तो जेलीज वगैरह आ जाएगा, जेलीज, चीज, बटर। उसके बाद इमल्सन की बात करेंगे तो ब्लड आ जाएगा, मिल्क आ जाएगा, ये सारे के सारे क्या होंगे? इमल्सन होंगे। हेयर क्रीम। एरोसोल की बात करेंगे तो एरोसोल में ऑलरेडी हमने स्मोक डस्ट लिख रखा है, तो यहाँ पे और भी लिख लीजिए, फॉग, फॉग, ठीक है। फॉग आ जाएगा जब ये चेंजेबल लिक्विड गैस, ठीक है। मिस्ट आ जाएगा, ठीक है। क्लाउड आ जाएगा, ये सारी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद हम सॉलिड सॉल की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा आपका फोम, रबर वगैरह। और फोम की बात करें तो यहाँ पे जो फोम बनता है वो फ्रॉथ हो गया, ठीक है। उसके बाद सोप लेदर हो गया, झाग वगैरह जो बनता है, सोप लेदर। तो ये सारी चीजें आपका एग्जाम्पल्स में, और ये बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट है आपका। हो जाए तो बताइएगा, आराम से लिखिए। डन सर। चलिए, सबका हो गया, सक्षम। सक्षम आ डन रही हो? ठीक। चलिए, तो यहाँ तक हो गया आपका पहला क्लासिफिकेशन हो गया बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। अब हमारा जो आएगा दूसरा क्लासिफिकेशन, वो क्या है आपका? बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन, नेचर ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है, बिटवीन, जैसे कि हमने लिखा था डीपी एंड डीएम। तो यहाँ जो होता है ना, दो टाइप का होता है, ठीक है। आप लोग भी नाम सुने होंगे, दो टाइप का होता है। एक होता है आपका लायोफिलिक सॉल, और एक होता है आपका लायोफोबिक सॉल, लायोफोबिक सॉल, ठीक है। तो दोनों ही बहुत ही आसान है। लायोफिलिक, फिलिक का मतलब अट्रैक्ट करता है, और फोबिक का मतलब डरता है, तो रिपेल करता है, एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहला पॉइंट इसमें लिख लेंगे, दिस सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड by simple mixing of डीपी एंड डीएम। जनरली इसको मिक्स कर देंगे, अपने पास क्या मिल जाएगा? लियोफिलिक मिल जाएगा। और यहाँ पे जब लायोफिलिक की बात करते हैं तो ये एक मतलब मेथड से बनाया जाता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिपेयर्ड बाई, और दिस सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाई स्पेसिफिक मेथड और सम स्पेसिफिक मेथड। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसमें क्या होता है, तो ये बेसिकली आपका रिवर्सिबल होता है, ठीक है। और ये जो होता है आपका इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल। उसके बाद बात करें थर्ड पॉइंट की, तो ये आपका स्टेबल होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? अनस्टेबल होता है, रिपेल करता है। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट की जब बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका? विस्कोसिटी जो होता है, विस्कोसिटी, याद हो अगर क्लास 10th 11th में पढ़ा होगा आप लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो विस्कोसिटी जो होता है इज ग्रेटर देन
डीएम डिस्पर्स्ड मीडियम से बेसिकली इसका विस्कोसिटी ज्यादा होता है। और वहीं पे हम लोग ये थर्ड पॉइंट लिखिएगा, ये फोर्थ पॉइंट है कि यहाँ पे बेसिकली सेम होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं विस्कोसिटी इज सेम एज दैट ऑफ डीएम। अब यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट लिख लेंगे सिंपल कि एग्जाम्पल ये है इसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक सेल्यूलोज हो गया, जिलेटिन हो गया, गम, स्टार्च एक्सेट्रा। और यहाँ पे जब एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग, तो एग्जाम्पल ले लेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक metals, metal sulfides, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके, लायोफोबिक होते हैं। तो बहुत आसान है। डन। हो गया, थैंक यू। Done. तो Done, ये दूसरा क्लासिफिकेशन था, वेरी गुड एवरीवन। ठीक है, दूसरा क्लासिफिकेशन था आप लोगों का। उसके बाद थर्ड क्लासिफिकेशन जो आता है वो क्या आ जाता है आपका, टाइप्स ऑफ पार्टिकल। तो इसमें तीन टाइप का हो जाएगा आपका, मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर और एसोसिएटेड कोलॉइड्स की बात कर लेंगे। ठीक है, तो थर्ड जो है आपका सिंपल बेस्ड ऑन types of particles, based on types of particles of DP। डीपी के टाइप ऑफ पार्टिकल्स पे देख लेंगे हम लोग कि क्या है। ठीक है, तो यहाँ टॉपिक डाल लीजिएगा जरा आप। इसको भी आप लोग चाहें तो नीचे नीचे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं जैसे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे मल्टी मॉलिक्यूलर, उसके बाद आ जाएगा आपका मैक्रोमोलिक्यूलर, उसके बाद आ जाएगा आपका एसोसिएटेड कोलॉइड्स। तो मल्टी मॉलिक्यूलर की जब बात करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि होता क्या है, ऑन डिसॉल्यूशन, ऑन डिसॉल्यूशन atoms or smaller molecules are aggregate together to form a species having size in colloidal range, in colloidal रेंज। और इसका रेंज क्या होता है बेसिकली 1 to 1000 नैनोमीटर। ठीक है, इसमें एग्जांपल हम लोग डाल सकते हैं जैसे गोल्ड हो गया, ठीक है, एसेट हो गया, एक्सेट्रा। तो ये पहला था आपके पास, सिंपल सी बात।
अब इसमें देख लेते हैं इसका क्या होता है कि ये बेसिकली स्मॉलर एटम्स और मॉलिक्यूल्स मिलके एग्रीगेट बनते हैं जो कि कोलॉइडल रेंज के बीच में आते हैं, उसे मल्टी मॉलिक्यूलर कह देते हैं। अब ये मैक्रोमॉलिक्यूलस क्या होता है, इस पे फोकस करिए तो आपको पता चलेगा। मैक्रोमॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स हो गए, यहाँ पे क्या लेना, प्रोटीन्स और पॉलीमर्स और पॉलीमर्स और एग्रीगेट together to form a species having size in colloidal range which is 1 to 1000 नैनोमीटर। इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं, इसमें बेसिकली प्रोटीन्स वगैरह होते हैं जो एग्रीगेट फॉर्म करके एक कोलॉइडल रेंज के साइज का बना लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैक्रोमोलिक्यूलर। यहाँ एग्जांपल ले लेंगे हम, स्टार्च आ जाएगा, ठीक है, स्टार्च के साथ आपका सॉल्यूलोज वगैरह भी आ जाएगा, सेल्यूलोज, ठीक है, उसके बाद आपका प्रोटीन्स वगैरह भी आ जाएगा एक्सेट्रा, एंजाइम्स वगैरह भी आ जाता है, ठीक है। और इसमें लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, लाइक आप लोगों को पॉलीमर्स में पढ़ा चुका हूँ, तो आप लोगों को याद होगा पॉलीथीन जो होता है, ठीक है, ये भी मैक्रोमोलिक्यूल्स में आ जाता है, टैफ्लॉन, रबर एक्सेट्रा। बस इसमें साइज यही होना चाहिए कि साइज जो होना चाहिए वो कोलॉइडल रेंज में आना चाहिए। अब एसोसिएटेड कोलॉइड्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम 3 पॉइंट लिखेंगे which is related to this. Some substance at lower concentration behave as normal strong electrolyte, but exhibits colloidal behavior at higher concentration। जब कॉन्सेंट्रेशन लो होता है तो वो बेसिकली नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरफ बिहेव करते हैं, बट जैसे उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई करते हैं तो वो बेसिकली कैसे बिहेव करता है, कोलॉइडल बिहेवियर आ जाता है उसके पास। इसका दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, द एग्रीगेट thus formed is called, इसका नाम सुना होगा आप लोगों ने, मिसेल्स कहते हैं उसे, ठीक है। सोप में पढ़ा होगा, डिटर्जेंट वगैरह क्लास 10th में ही पढ़ दिया होगा, ठीक है। उसके बाद कहाँ तक लिख लिया आप लोग, ये लिख लीजिए, एक पॉइंट और बचा है इसके रिगार्डिंग, एक पॉइंट और बचा है। सर एसोसिएटेड कोलाइड्स में ये सेकंड पॉइंट। हाँ, और थर्ड पॉइंट भी है। डन सर। डन एवरीवन? Yes, sir. यस।
वेरी गुड। तो इसका एक और पॉइंट बच रहा है, ठीक है, उसके बाद एग्जांपल्स भी है इसके, तो वो कर लेंगे हम लोग। तो थर्ड पॉइंट इसका लिख लीजिएगा। द एग्रीगेट तो हो गया, उसको मिसेल्स कहते हैं, तो इसमें लिख लीजिएगा द मिसेल्स आर फॉर्म्ड अबव, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अबव अ पार्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन। एक मिनट रुक जाइए, इसको आप लोग इसी के नीचे लिखिएगा, नहीं तो मेरा ये बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है, इसके नीचे ही लिखिएगा, इसी का पॉइंट है, ठीक है। ठीक, थर्ड पॉइंट जो है, अब लिखिएगा जरा, द मिसेल आर फॉर्म्ड above a particular concentration, above a particular concentration, जिस कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल, रुक जाइए, अबव अ पार्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, जिस कॉन्सेंट्रेशन का सीएमसी कहते हैं, क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन, किस क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो नोन एज सीएमसी, और इसका जो रेंज होता है ना, वो होता है 10⁻⁻⁴ टू 10⁻⁻3। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अभी लिखिए नहीं, द मिसेल्स आर फॉर्म्ड above a particular concentration which is called critical missile concentration CMC 10⁻⁻⁴ to 10⁻⁻3 and above a particular temperature जिसको टीके कहते हैं, टीके इज बेसिकली क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर। डन सर। डन एवरीवन? Yes, sir. अभिनव? डन। वेरी गुड। तो ये था बेसिकली तीनों कोलॉइड का डिफरेंशिएशन कह लीजिए, डेफिनेशन वगैरह सब कुछ। अब यहाँ पे सबसे पहली बात आती है, मिसेल की बात आ गई, तो इसके बारे में हमें थोड़ा डिटेल्स में पढ़ना है, तो लिखिएगा मैकेनिज्म ऑफ मिसेल्स फॉर्मेशन। अब ये मैकेनिज्म क्या होता है मिसेल फॉर्मेशन का, इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो सोप की बात होगी जिसमें मिसेल का फॉर्मेशन होगा, एग्रीगेट बनेगा, ठीक है, जो कि ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ रखा होगा, फिर एप्लीकेशन वगैरह देखेंगे, ठीक है। दो पार्ट होता है, एक लायोफोबिक जो कि हाइड्रोफोबिक होता है, और लायोफिलिक जो कि हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, सोप कंसिस्ट ऑफ सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स, जिसका नाम क्या होता है, सोडियम एस्टियरेट, नाम सुना होगा आप लोगों ने क्लास 10th में भी, सोडियम एस्टियरेट, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है C17H35COO, ठीक है। अब ये जो लॉन्ग चेन अल्काइल ग्रुप होता है ना, यही होता है लायोफिलिक, क्या होता है, लायोफोबिक होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इसके बारे में अभी पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा पॉइंट है सोडियम स्टीयरेट हैज टू पार्ट्स, दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका वही चीज जो हमने ऑलरेडी लिख चुका है, लायोफिलिक, जिसको हम लोग हाइड्रोफिलिक भी कहते हैं, हाइड्रो इज स्पेशली फॉर वाटर, हाइड्रोफिलिक, लायोफिलिक हेड या फिर हाइड्रोफिलिक हेड, ठीक है। और हेड वाला जो पार्ट होता है ना, वो ये वाला होता है आपका,
कौन सा होता है, ये जैसे ये वाला पार्ट होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे COO माइनस। ठीक है, तो आपको पता है जब ये डिसोसिएट होगा वाटर में डालेंगे Na+ निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, C17H35 COO माइनस। और थर्ड पॉइंट जो है आपका लायोफोबिक होता है, और लायोफोबिक का मतलब क्या हो जाता है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक बेसिकली ये टेल होता है, और ये जो होता है आपका C17H35 वाला होता है लायोफोबिक, जो कि रिपेल करता है, टेल कहते हैं इसे। तो पहले इसे लिख लीजिए, फिर डायग्राम बनाते हैं और फिर समझते हैं एग्जैक्टली होता कैसे है और क्या क्या होता है। सर सेकंड पार्ट में सोडियम स्टीरेट लिखा है। एस्टियरेट कहाँ पे बात कर रहे हैं आप, ये एस्टियरेट ना, यस ये भी सर। एस्टियरेट, ये भी एस्टियरेट, दोनों सेम। डन। Done. डन एवरीवन। चलिए आपका भी हो गया। 1 सेकंड सर। ओके ओके, टेक योर टाइम, आराम से करिए। यस सर डन। चलिए, अब लायोफोबिक की जब बात होती है ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से शुरू कर रहा हूँ मैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, तो मैं काउंट भी कर लेता हूँ एक बार, मैं पूरा ही ड्रॉ कर रहा हूँ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, C17 हो गया। उसके बाद अपने पास क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा ऐसे, और यहाँ पे ठीक है बेसिकली ऐसे होगा। ठीक है, ये बेसिकली COO Na- शो कर रहा है, क्या है, COO माइनस। और ये वाला जो पार्ट है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जो है बेसिकली टेल जिसे मैं कह रहा था, ये जो है आपका, यही है आपका लायोफोबिक। ये क्या है आपका लायोफोबिक, या फिर लायो हाइड्रोफोबिक कह सकते हैं। और ये वाला पार्ट जो है ये कहलाता है हेड, जो कि क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। क्या होता है, हाइड्रोफिलिक, या फिर हाइड्रोफोबिक भी लिख देता हूँ, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक सॉरी, ये वाला क्या होगा, हाइड्रोफोबिक। चूंकि हम लोग इसकी बात कर रहे हैं क्लेंसिंग, तो हाइड्रोफोबिक वाटर के हेल्प से। तो ये वाला जो पार्ट होता है आपका, ये कहाँ से कहाँ तक, ये पूरा का पूरा लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन जो होता है बेसिकली ये होता है, और इससे हाइड्रोफोबिक होता है, और ये हाइड्रोफिलिक होता है, ये रिपेल करता है और ये अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इस कंटेनर में वाटर है ठीक है, इस कंटेनर में वाटर है, ठीक है, इस कंटेनर में वाटर है। तो जैसे आपने सोप डाला, तो सोप डालते ही यहाँ पे क्या होगा कि ये पार्ट जो होगा बेसिकली आपका अल्काइल ग्रुप का पार्ट, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये ऊपर होगा। ठीक है, और ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो नीचे होगा। ठीक है, क्योंकि ये अट्रैक्ट करेगा और वो क्या करेगा, रिपेल करेगा, सिंपल सी बात है। तो ये वाला पार्ट ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, और कुछ टाइम बाद वाटर, जैसे मान लीजिए ये ऐसे ऐसे फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होता है, वाटर से ये दूर भागता है और ये नजदीक भागता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे वाटर की तरफ ये आपका नेगेटिव वाला पार्ट जाएगा, और ये रिपेल करके ऐसे होगा, और इसी को कहते हैं हम लोग आयनिक मिसेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक मिसेल्स, सिंपल
Done. हो गया एवरीवन? यस डन सर। वेरी गुड। अब हम देखेंगे एप्लीकेशन बेसिकली मिसाइल्स का। यहाँ टॉपिक डाल दीजिएगा एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन में हम इसमें देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब फेमस है, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। यहाँ पे क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप की जब बात करेंगे हम लोग ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सोप मॉलिक्यूल्स फॉर्म micelles in oil droplet in such a way that hydrophobic part is present in the droplet. ड्रॉपलेट में हाइड्रोफोबिक पार्ट रहता है एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट अवे फ्रॉम ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट से दूर होता है। एज फॉर एग्जांपल अगर इसका डायग्राम दिखाऊं मैं आपको, जैसे मान लीजिए आपके पास डर्ट वगैरह है ये एक सरफेस है और इस पे ऐसे ऐसे डर्ट लगा हुआ है, तो ये कैसे आएगा आके सबसे पहले ऐसे चिपकेगा, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे आके चिपकेगा, फिर ऐसे ऐसे आके चिपकेगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे एक स्फेरिकल टाइप शेप बनेगा, मतलब ये अवे जाएगा और ये टूवर्ड्स जाएगा। ऐसा कुछ फॉर्मेशन होगा और कुछ टाइम बाद ये डर्ट को लेके बाहर निकल जाएगा। ये पूरा का पूरा क्लीन हो गया। तो ये ऐसा कुछ इसका एक्शन ऑफ सोप होता है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। Done. हो गया एवरीवन? डन सर। अभिनव? डन सर। वेरी गुड। ठीक है, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है थोड़ा सा। चलिए अब देखते हैं हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो बेसिकली हम लोग यहाँ कोलॉइड बनाने के कुछ तरीके देखेंगे, बहुत सारे हैं, ठीक है। उसमें जो सबसे पहला आएगा आपके पास, ठीक है, केमिकल मेथड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? केमिकल मेथड, यानी रिएक्शन वगैरह कराएंगे लेबोरेटरी में और ये बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए यहाँ पे जो आएगा बेसिकली ये क्या हो गया आपके पास, AS2O3 H2S से रिएक्ट करता है तो यहाँ बना देता है आपका AS2S3, ये सॉल्व बन जाएगा और यहाँ से H2O निकल जाएगा तो आपका ये बन गया, ठीक है। दूसरा SO2 प्लस H2S ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यहाँ बना लेगा सीधे सीधे S, सल्फर सॉल्व बना लेगा और इसके साथ क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। थर्ड देखेंगे हम लोग AuCl3 और इसमें आपका मिथेनल लेंगे और मिथेनल में क्या डाल देते हैं, H2O डाल देते हैं तो ये सीधे सीधे आपका Au सॉल्व बना लेता है
और इसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा HCOOH। यहाँ पे बेसिकली रिडक्शन करते हैं इसका, और यहाँ दे देगा HCl। ये फोर्थ वाला देख लेंगे, FeCl3 लिया हमने, H2O में डाला और इसका हमने हाइड्रोलाइसिस कर दिया, हाइड्रोलाइसिस। तो जैसे आपने हाइड्रोलाइसिस किया तो ये क्या बन जाएगा, FeOH होल थ्राइस, जो कि सॉल्व बनेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका HCl। तो ये सारे तरीके हैं केमिकल मेथड टू प्रिपेयर कोलॉइड। ठीक है, तो बहुत आसान है, और ये बेसिकली सारे के सारे एक तरीके से देख लें डबल डिकम्पोजिशन कहते हैं इसको, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डन सर। वेरी गुड। अब देखिए दूसरा जो मेथड आता है ब्रेडिक्स आर्क मेथड होता है। ठीक है, बहुत ही आसान होता है, एनसीईआरटी में डायग्राम भी दे रखा है। ठीक है, उसको देखते ही समझ में आ जाता है क्या हो रहा है। वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, करंट को पास कराते हैं, कैथोड एनोड होता है, उसके हीट से जो सॉल्यूशन होता है वो आपका मोल्टन स्टेट में आता है, प्रेसिपिटेट बन के निकल जाता है। ठीक है, तो वो प्रेसिपिटेट जो होता है वही आपका कोलॉइडल रेंज में आता है, तो वही बन जाता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सबसे पहला इलेक्ट्रिकल dispersion, electrical dispersion or Bradig's arc method, Bradig's arc method, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन और ब्रेडिक्स आर्क मेथड में जब बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले बात आ जाती है ये इसके तरीके का कुछ अरेंजमेंट होता है इसमें। ठीक है, एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, स्लाइटली डिफरेंट होगा मेरा डायग्राम, और इसके ऊपर भी एक ऐसे कुछ दे रखा है। ठीक है, जिसमें कैथोड और एनोड है। ठीक है, तो यहाँ पे रॉड लगा हुआ है और ये रॉड ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका नेगेटिवली है, यानी कैथोड है एक तरीके से कह सकते हैं, और ये आपके पास पॉजिटिवली है जो कि एनोड है। और नीचे भी एक रॉड लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डीपीडीएम की बात कर लेंगे। ये इस तरीके से फील्ड है, और इसमें क्या है वाटर वगैरह ऐसे ऐसे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, डीएम हो जाएगा। ये आइस बात है, इसी में आइस बात दिख रहा है ना, ये आप लोगों को कलर से कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और यहाँ ये मेटल रॉड है। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट है अपने पास। ठीक है, एनसीईआरटी में स्लाइटली डिफरेंट स्ट्रक्चर दे रखा है। अब इसमें क्या होता है, देखिए पॉइंट लिख देता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, लिखते जाइए आप लोग भी। इट इन्वॉल्व्स dispersion, it involves dispersion as well as कंडेंसेशन। कंडेंसेशन भी होता है, ताकि पहले ही वो हीट करता है तो वो वेपर में चेंज होगा, फिर कंडेंस करके उसको वापस लाते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड, बहुत ही आसान शब्दों में है, एन इलेक्ट्रिक आर्क is struck between electrodes यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक आर्क को डिस्पर्स मतलब स्ट्रक किया जाता है बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, और उसके बाद अपने पास क्या आ जाएगा, इमर्स्ड
इन डीएम। उसके बाद इलेक्ट्रिक पास होगा तो जाहिर सी बात है हीट प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं द इंटेंस हीट प्रोड्यूस्ड vaporizes the metal, vaporizes the metal, which then on condensation, which then condenses to form particles of colloidal size। तो बेसिकली ये मेटल होता है और उसको क्या किया जाता है, पहले वेपोराइज किया जाता है, ठीक है। वो हीट की वजह से होगा, करंट की वजह से होगा, ठीक है। फिर उसको कंडेंस करेंगे तो वो जो आपका कंडेंस होगा तो वो कोलॉइडल साइज का बनता है, तो उसे क्या देंगे हम लोग, प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स, ठीक है। तो एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर एग्जांपल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे सिल्वर को भी ऐसे ही करते हैं, गोल्ड को भी ऐसे ही करते हैं, प्लेटिनम वगैरह के लिए ये सारी चीजें यूज करते हैं। तो बहुत आसान है ये। Done. एवरीवन डन? Yes. दिव्यम? Yes. ओके। अब जो दूसरा है ना वो पेप्टाइजेशन से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले लिखिएगा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में थर्ड जो आएगा वो पेप्टाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेप्टाइजेशन। अब ये पेप्टाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसमें करना क्या होता है, तो इसके प्रोसेस को लिखिए, प्रोसेस ऑफ converting PPT into colloidal solution in presence of, this is important, in presence of peptizing agent, in presence of peptizing agent with dispersion medium with DM। तो आपका क्या हो जाएगा, पेप्टाइजेशन उसे ही कहते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन जो आपका पीपीटी होता है, द पीपीटी एडजॉर्ब्स वन ऑफ द आयन, और ये जो एडजॉर्ब करता है यूजुअली कॉमन आयन एडजॉर्ब करता है, यूजुअली कॉमन आयन ऑन इट्स सरफेस। अगर पूछेगा कौन आयन एडजॉर्ब करेगा और कॉमन आयन दिखा तो सीधे सीधे उसे लगाइएगा, ठीक है। दिस कॉजेज डेवलपमेंट ऑफ, जाहिर सी बात है एडजॉर्ब करेगा आयन को तो डेवलपमेंट ऑफ चार्ज होगा। अब वो डिपेंड करता है कैसा कैसा होगा, इधर पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। Done, sir. Done, everyone? दिव्यम? Done, sir. वेरी गुड। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव की बात हो रही है, आप देखेंगे ये एक्चुअल में होता कैसे है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए, साथ साथ में लिखिए, एग्जाम्पल है, व्हेन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, AgNO3 का एक डाइल्यूट सॉल्यूशन लेना है, इज एडेड टू डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ XS KI,
के आई किस में होना चाहिए, एक्सेस में होना चाहिए। तो बहुत ही आसान है ये। जैसे मान लीजिए AgNO3 लिया आपने, ठीक है, और ये आपके पास रहा के आई, पोटेशियम आयोडाइड। तो ये क्या रहा आपके पास, AgNO3, और ये रहा आपके पास पोटेशियम आयोडाइड KI, ठीक है। तो इसको रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इस पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा और ये प्रेसिपिटेट बना लेगा और ये हो जाएगा KNO3। यही है आपका PPT, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है कि AgI जो है स्लैश यहाँ पे I माइनस, और जो दूसरा होगा आपका वो होगा K+। इसमें ये ध्यान में रखिएगा, दो प्लेट है, दो जगह है, ठीक है, जिससे ध्यान में रखना है, इसको 1 से कर रहा हूँ, इसको 2 से कर रहा हूँ। ये 1 वाला जो होता है आपका, यही क्या कहता है, एडजॉर्प्शन लेयर कहते हैं इसको, यही एडजॉर्ब करता है, एडजॉर्प्शन लेयर, ठीक है। और ये एडजॉर्प्शन लेयर जो होता है वो फिक्स्ड लेयर होता है, और ये जो होता है आपका अट्रैक्शन लेयर कहते हैं इसको, अट्रैक्शन लेयर। और ये मोबाइल होता है, मतलब मूव कर सकता है, मोबाइल, और डिफ्यूज्ड लेयर भी कहते हैं इसको, डिफ्यूज्ड लेयर, ठीक है। इसमें 2 पॉइंट और बचा है। Done, sir. डन एवरीवन, Yes. वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे 2 नाम आता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाम कहीं सुना होगा आप लोगों ने, हेल्महोल्ट्ज, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अब ये क्या होता है, तो लिख लेंगे सीधे सीधे, द कॉम्बिनेशन, बहुत आसान है, कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2, जो लेयर था आपका सेकंड एंड फर्स्ट लेयर, इसी को कहते हैं, इज कॉल्ड हैम हॉल्ट्ज लेयर, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। कभी आपको आ जाए तो इसे ध्यान में रखिएगा। दूसरा एक और आ जाता है आपका जेटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रो काइनेटिक पोटेंशियल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 and 2 layer is called zeta पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल कहते हैं। तो बहुत ही आसान है। Done. Done, sir. क्या हुआ था ये, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. अच्छा, ये गायब हो गया था क्या, मैं नेट डिस्कनेक्ट हो गया। ये लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir.
ओके सक्षम, Yes. डन। अभिनव है, हाँ अभिनव हो गया, यस वेरी गुड। तो ये रहा आपके पास ये सारी चीजें। अब देखिए यहाँ पे प्रिपरेशन अपने पास खत्म होता है, तो यहाँ पे बात आती है प्यूरिफिकेशन की। तो ये रहा आपके पास प्यूरिफिकेशन। तो यहाँ देखिए प्यूरिफिकेशन में अपने पास क्या होता है एक्चुअल में, इसका डेफिनेशन करके फिर देखते हैं कितने टाइप के प्यूरिफिकेशन होता है। तो हम लिख सकते हैं प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ impurities, removal of impurities from colloidal solution is called purification. From colloidal solution is called प्यूरिफिकेशन, इसी को कहते हैं। तो बेसिकली इम्प्योरिटीज को रिमूव करना कोलॉइडल से, उसको प्यूरिफिकेशन कहते हैं। सो इजी। तो सबसे पहला मेथड देख लेते हैं। तो मेथड में अपने पास सबसे पहले आ जाता है डायलिसिस। डायलिसिस का नाम तो सुना होगा ना आप लोगों ने। Yes. तो यहाँ पे बेसिकली एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग। ये हो गया डायग्राम। अब इसमें एक क्या कर देंगे, ये ऐसे कर दीजिए, ये ऐसे कर दीजिए, यहाँ से ये ऐसे ऐसे कर दीजिए। यहाँ से हम डालते हैं H2O, और यहाँ से जो निकलता है बेसिकली वो निकलता है H2O के साथ क्रिस्टलोइड। ठीक है, प्यूरिफाई कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बना लेंगे जार। तो ये जो जार होगा, हाँ इससे तो लिखा नहीं जाएगा, एक ब्लू से बना रहा हूँ, एक वाइट से बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब ब्लू से भी कुछ बना दे रहा हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो ब्लू वाला है क्रिस्टलोइड लिख रहा हूँ इसको मैं, क्रिस्टलोइड। और जी ये व्हाइट वाला है वो है आपका सॉल। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, और ये बेसिकली जो है आपका डायलाइजिंग मेम्ब्रेन है, डायलाइजिंग मेम्ब्रेन। तो इसमें होता क्या है, इस प्रोसेस को जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लिख लेंगे इसमें, ठीक है, कि द apparatus used for this process is called dialyzer, is called dialyzer। और जो दूसरा है पॉइंट, इस प्रोसेस में होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ impurities from colloid वाया डिफ्यूजन। ये बेसिकली मेम्ब्रेन ही इंपॉर्टेंट होता है कि उसमें से किसको पास करने देगा, किसको पास नहीं करने देगा। वाया डिफ्यूजन थ्रू मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डायलिसिस। तो डिफ्यूजन का बेसिकली एप्लीकेशन होता है, डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, उसी से होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे मेम्ब्रेन जो होना चाहिए आपका, यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा हूँ, एनिमल मेम्ब्रेन ब्लैडर में। ठीक है, या फिर यहाँ पे आ जाता है आपका पार्चमेंट पेपर होना चाहिए, या फिर सेलोफेन शीट्स होना चाहिए। ये मेम्ब्रेन की बातें हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन अच्छा रहेगा तभी होगा ये। तो ये पहला डायलिसिस हो गया। उसके बाद आ जाएगा इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो बस उसमें सिंपल क्या करना है, यही चीज होगा। बस उसमें क्या कर देंगे, हम इलेक्ट्रिक पार्ट बना देंगे, कैथोड और एनोड बना देंगे, सेम चीज होगा। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा इलेक्ट्रोडायलिसिस जो होता है वो थोड़ा फास्ट होता है। ठीक है, फास्ट कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह अप्लाई करके। उसके बाद अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आ जाएगा, फिर टिंडल इफेक्ट आ जाएगा बेसिकली प्रॉपर्टीज में। तो मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे को कंप्लीट हो जाएगा ये। आज डेट क्या है, 20th है।
Done. Everyone done? Yes. Very good. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब अपने पास क्या आ जाएगा, जैसे कि मैंने बताया दूसरा जो प्रोसेस होगा वो क्या है, इलेक्ट्रो डायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस स्लो होता है, अपने आराम आराम से होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोडायलिसिस में भी सेम कॉन्फ़िगरेशन बनाइएगा, डायग्राम बनाइएगा इसी तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि इधर से बस आप क्या दे रहे हैं, H2O। इधर से जो निकलेगा H2O के साथ क्रिस्टलोइड भी निकलेगा। देखिएगा डिफरेंस कहाँ आएगा। यहाँ पे आ गया आपके पास यहाँ पे आपने क्या कर दिया, कैथोड एनोड। अब इसके बीच में क्या कर देंगे, हम बना देंगे जार। जार बन गया, ये इस तरीके से होगा। ठीक है, फिर से हम लिख लेते हैं व्हाइट वाले को इधर क्रिस्टलोइड, और ये रहा आपके पास सॉल। येलो वाले को लिख दिया मैंने सॉल। अब यहाँ पे वही डायलाइजिंग मेम्ब्रेन होगा ये, मेम्ब्रेन। तो बेसिकली यही होता है, इधर से आपका प्यूरिफाई होते जाता है। लेकिन यहाँ पे मतलब ये प्रोसेस थोड़ा अच्छा इसलिए होता है, द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस, द प्रोसेस ऑफ dialysis is quite slow, but it can be made faster by applying electric field, by applying electric field। तो ये होता है इलेक्ट्रो डायलिसिस। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। हो जाए तो बताइएगा। Done. हो गया, सबका हो गया। दिव्यम, Yes, sir. चलिए इसके बाद अपने पास क्या आ जाता है, थर्ड वाला, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, तो यहाँ पे देख लेंगे। इन दिस मैथड एक स्पेशल फिल्टर यूज किया जाता है। स्पेशल फिल्टर पेपर इज यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ impurity, रिमूवल ऑफ impurity। दूसरा पॉइंट लिख लेंगे, स्पेशल फिल्टर पेपर इज, अब ये क्या होता है, बनता कहाँ से, इज मेड बाय, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले सुखाते हैं, ड्राई सोकिंग द फिल्टर पेपर, नॉट सुखाना नहीं, फिल्टर पेपर इन कोलॉइडियन सॉल्यूशन। तो कोलॉइडियन सॉल्यूशन में फिल्टर पेपर को डालते हैं। ठीक है, उसके बाद वो हार्ड होता है, हार्डनिंग बाई स्पेशल टाइप का लेते हैं, ये मिथेनॉल वगैरह लेके हम इसको हार्ड करते हैं। ठीक है, एंड फाइनली उसको सुखा देते हैं, एंड फाइनली ड्राइंग इट।
तो सिंपल है कि फिल्टर पेपर को हम किस में डालते हैं, कोलॉइडियन सॉल्यूशन में डालते हैं। उसके बाद उसको क्या करते हैं कि HCHO डाल के उसको ड्राई करते हैं, हार्ड करते हैं, और उसके बाद ड्राई कर देते हैं, तो वो स्पेशल फिल्टर मिल जाता है अपने को। ठीक है, और बेसिकली ये कोलॉइडियन सॉल्यूशन क्या होता है, कोलॉइडियन की बात करें तो कोलॉइडियन जो होता है वो आपका होता है 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज, नाइट्रोसेल्यूलोज with mix of alcohol and ether। इन दोनों के मिक्सचर में होता है जो 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज, तो वो होता है कोलॉइडियन। और इसमें फिल्टर पेपर डालते हैं, इसमें सोक करता है, उसके बाद आपका क्या होगा, वो हार्ड करेंगे बाई with the help of HCHO methanol and then drying it, then you will get a special type of filter and that will be used in ultrafiltration। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो बेसिकली ये सारी चीजें हैं वो कंप्लीट होती हैं। इससे लिख लीजिए पहले। और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मुझे कुछ बताना आपको, उन सब का डायग्राम ऑलरेडी रखिएगा अपने पास ताकि टाइम ना लगे बनाने में। Done, sir. वेरी गुड। तो देखिए आप लोग NCERT में नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को क्या करके आना है बेसिकली आपको जो है अब प्रॉपर्टीज पढ़ना है कोलॉइडल सॉल्यूशन का। तो आप लोगों को टिंडल इफेक्ट पता ही है, टिंडल इफेक्ट पता है ना दिव्यम, अभिनव? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो टिंडल इफेक्ट पता है, इसका एक डायग्राम दिया होगा। ठीक है, फिर आपका ब्राउनियन मोशन, ये तो डायग्राम बहुत बेकार है। ये भी ब्राउनियन मोशन के बारे में भी क्लास 10th में 9th में थोड़ा बहुत पढ़ा था आप लोगों ने। उसके बाद आ जाता है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बड़ा सा डायग्राम है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस थोड़ा सा देख लीजिएगा डायग्राम। और उसके बाद इलेक्ट्रोओस्मोसिस, इसका डायग्राम नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो इसको रीड करके आ जाइएगा, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में इसे करके पूरा क्वेश्चंस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास के थर्सडे में यानी आफ्टर इन द सेम डे इन द नेक्स्ट वीक वी विल स्टार्ट अमीन्स। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि अमीन्स भी बहुत छोटा चैप्टर है, ये तो कंप्लीट हो जाएगा। जो टाइम देना होगा अपने को एल्डिहाइड में देना होगा। और दिव्यम आपका एक एक्स्ट्रा क्लास मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए होगा। अगर आप लोग अभिनव एंड सक्षम आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं ताकि रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, Okay, sir. ओके कब डन। होगा अराउंड? ये चैप्टर के बाद ही होगा। Okay, sir. Okay, हाँ, मतलब ये अमीन्स वगैरह हो जाएगा, उसके बाद कर लेंगे उस। okay, चलिए sir. ठीक, ठीक है, थैंक यू सो मच, डन फॉर